नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं आपका दोस्त होस्ट सुरेंद्र कुमार सर आ गया हूँ आज सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हम डे बाई डे वीडियोज में जो है वो करते जाएंगे और पिछले सालों के जितना भी जो है वो मैं आपको करवा दूंगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ दोस्तों कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो हम तैयारी कर रहे हैं जीत की, तो जीत करके ही निकलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट स्लाइड के साथ, जहाँ आपको एल्बर्ट मार्शल का ये कोट जो है वो देखने को मिलता है। ये कहता है क्या? इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन या मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है ना? यानी कहना क्या चाहते हैं आपके अल्फ्रेड मार्शल? तो अल्फ्रेड मार्शल जी कहना ये चाहते हैं, जब आपके एडम स्मिथ ने 1776 में ये एक बुक लिखी थी, ठीक है ना, वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र कुछ नहीं है, ये धन की प्रकृति है। यानी कि धन कैसे अर्जित करें, धन को कैसे खर्च करें, ठीक है ना? यानी कि इट्स ऑल अबाउट वेल्थ। ठीक है? उस डेफिनेशन को काउंटर करते हुए अल्फ्रेड मार्शल जी ने ये कहा कि वो धन का धन नहीं है, अर्थशास्त्र केवल धन का धन नहीं है, ये मानव व्यवहार का जो धन है। ठीक है ना? कि कैसे मानव का व्यवहार, उसकी आर्थिक गतिविधियां जो है काम करती हैं। ठीक है? तो आज के इस ब्रॉड कंसेप्ट में, क्योंकि इसमें जो है आप देखते हैं कि मानव व्यवहार इट मीन्स साइकोलॉजिकल, ठीक है ना? तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात जो है आपके अल्फ्रेड मार्शल जी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर वन? कहता है when the price of a substitute good increase the demand for the given good। है ना? जब किसी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दी गई वस्तु की मांग क्या होगी? घटती है, डिक्रीज करती है। ऑप्शन बी कहता है इंक्रीज, बढ़ती है। ऑप्शन सी कहता है रिमेन कांस्टेंट या स्थिर रहती है। और ऑप्शन डी कहता है बिकम्स जीरो, शून्य हो जाती है। तो जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि जब मैं आपको ये क्वेश्चंस आप देखते हैं, तो आप अपना आंसर जो है वो साथ के साथ अपने दिमाग में रखें कि इसका आंसर मैं ये लगा रहा हूँ। जब मैं उसका आंसर सही और बताता हूँ, तब आप देखिए कि क्या आपका आंसर जो है वो सही से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर सही है, तो क्या उसकी सेंस जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आप भी वही डिलीवर कर पा रहे थे? वही सेंस से आप इसका आंसर कर पा रहे थे? या आपने कोई दूसरी सेंस या गलत अप्रोच का इस्तेमाल तो नहीं कर लिया है? चलिए, कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो आप दिमाग में रखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? वो वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरे प्रयोग में लाई जाए। तो अगर चाय के जो हैं वो प्राइस बढ़ते हैं, तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना? तो कहते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज, तो दूसरे की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इंक्रीजेस। ठीक है? ठीक है? यहाँ आप इसके एक्सप्लेनेशन और आंसर को देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए गिवन गिवन गुड। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा गिवन वस्तु का उदाहरण है? डायमंड जो है, हीरा जो है वो गिवन वस्तु का एग्जांपल है। कार जो है वो गिवन गुड का एग्जांपल है। कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज जो है वो गिवन गुड का एग्जांपल है। और लग्जरी वॉच, लग्जरी घड़ी जो है वो आपकी गिवन गुड के एग्जांपल है। तो आप सीधा-सीधा देख सकते हैं कि सर गिवन गुड्स का मतलब क्या होता है कि प्राइसेज़ बढ़ने के साथ, ठीक है ना, उनकी डिमांड बढ़ती है और इनकम बढ़ने के साथ उनकी डिमांड कम हो जाती है ना? यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं सर कि जब इनकम बढ़ेगी तो हम उन चीज़ों को छोड़ते हैं, ठीक है? तो जब इनकम बढ़ेगी तो डायमंड हम खरीदने की दौड़ पर तरफ दौड़ते हैं, कार को हम खरीदने की तरफ दौड़ते हैं, अच्छी लग्ज़री घड़ी जो है उसको हम खरीदने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मोटा अनाज उसको हम खरीदने के लिए नहीं दौड़ते हैं। लेकिन आजकल जो है वो थोड़ा-सा मैं ये कह सकता हूँ कि चीज़ें चेंज हो रही हैं और आप मोटे अनाज की तरफ जो है वो आजकल लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, कोर्स ग्रेन, यानी कि मोटा अनाज जो है यहाँ हमारा गिवन गुड है। चलिए, ठीक है? गिवन वस्तुएँ वे निम्न कोटि की वस्तु होती है जिनकी कीमत बढ़ने पर भी माँग बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मार्जिनल यूटिलिटी MU इज जीरो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज। सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य होती है जब कुल उपयोगिता होती है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए जो है वो कहता है कि मिनिमम होती है, ऑप्शन बी कहता है मैक्सिमम होती है, सी कहता है फॉलिंग और डी कहता है नेगेटिव। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने आपको बोला हुआ है कि आप डायग्राम बना लीजिए। जब आप देखते हैं कि टीयू जो है वो मैक्सिमम होती है तो हम कहते हैं कि एमयू जो है वो जीरो होती है। इस पॉइंट पर ये आपकी एमयू, ये आपका टीयू। जब टीयू जो है वो क्या है मैक्सिमम, तो एमयू क्या है जीरो है। ठीक है, तो जब एमयू जीरो है इसका मतलब टीयू क्या है मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, कहता है मैक्सिमम अधिकतम। ठीक है, चलिए यहाँ आप इसका आंसर देख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कहता है द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय। ठीक है ना, स्लोप जो है वो किससे मेजर किया जाता है, किसमें, तटस्थता वक्र के ढाल को किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि जब हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, आईसी कर्व ड्रॉ करते हैं, आईसी हम देखते हैं कि ये कोई वस्तु है वाई, है ना। यहाँ हम लेते हैं वाई गुड को, यहाँ हम लेते हैं एक्स गुड को, यानी कि इतना हम वाई ले रहे हैं, इतना हम एक्स गुड ले रहे हैं। हम एक्स गुड को बढ़ाना चाह रहे हैं तो वाई को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा कि सर छोड़ दिया, ये वाई को छोड़ा हमने और ये हमने एक्स को ले लिया। जितना हमने वाई को छोड़ा उतना ही वाई को हम दोबारा से छोड़ रहे हैं, और अब हम देख पा रहे हैं कि सर पहले जब हमने इतना वाई छोड़ा तो हमें एक्स जो है वो इतना मिला, लेकिन जब हमने उतना ही वाई दोबारा छोड़ा तो अब की बार एक्स जो है हमें ज्यादा मिला। इसका मतलब ये हुआ कि छोड़ना हमारा जो है वो कम हो रहा है। यानी कि मैं ये कहूँ कि मेरे को इतना ही एक्स और लेना होता, इतना ही एक्स और लेना होता, ये देखो यहाँ से, तो मेरे को छोड़ना जो है वो कम पड़ता ना, ये इतना छोड़ना पड़ता। क्लियर है बात। इसका मतलब ये हुआ कि छोड़ना हमारा कम हो रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा जो है वो डिमिनिश कर रहा है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम वाई गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्स के बदले, है ना। यानी कि वाई को छोड़ करके किसको ले रहे हैं, एक्स को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन है। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि मार्जिनल वर्ड हो इसका मतलब क्या होगा कि एक यूनिट के बढ़ाने से या एक यूनिट के कम करने से। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक यूनिट को छोड़ रहे हैं वाई की और एक को प्राप्त कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं एक्स का, है ना, ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यानी कि वहां हम कहेंगे मार्जिनल रेट क्या है, छोड़ने की दर, यानी कि जितने रेट से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उस गुड को, तो ये आपका कहलाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो है आपका कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। आपको पता है जो आपका आईसी कर्व होता है वो होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो कन्वेक्स टू ओरिजिन होने के पीछे, तो इसका जो कन्वेक्स टू ओरिजिन होने के पीछे इसका जो रीजन है वो ये है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, DMRS। ठीक है ना, तो यहाँ जो है वो ढाल जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो आप कहेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा मापा जाता है। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि जब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है तो आईसी जो आपका होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। जब कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है तो आईसी जो है आपका वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। और जब इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है तो आईसी वक्र जो है आपका कनकेव टू ओरिजिन हो जाता है। ये ध्यान कर लेना, ये तीन चीजें मैं आपको यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पर बता देता हूँ। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि जब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है तो आईसी कर्व आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, जब कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है तो आईसी कर्व आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। और जब इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है तब आईसी आपको कॉनकेव टू वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, कहता है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। ठीक है, तो हम पढ़ते आए हैं उपभोक्ता संतुलन में कि उपभोक्ता जो है वो संतुलन में तब होगा जब कुछ कंडीशंस जो है वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है ना, अब ये ध्यान करना है कि हम जो है वो तीन प्रकार से जो है वो थ्योरीज को पढ़ते हैं। एक
जो है आपकी कार्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी पढ़ते हैं हम, एक ऑर्डिनल की पढ़ते हैं और एक रिवील्ड प्रेफरेंस की थ्योरी पढ़ते हैं। तो जब हम कार्डिनल की पढ़ते हैं तो हम वहाँ पढ़ते हैं एक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता संतुलन और दो वस्तु के संबंध में उपभोक्ता संतुलन। और जब हम ऑर्डिनल पढ़ते हैं तो वहाँ हम जो है कोस्ट जो हमारी बजट लाइन और आईसीओ कर्व को जो है वो टच करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान करना है कि ये यूटिलिटी की बात जो है वो चल रही है। यहाँ हमको ये देखना है कि हम हमारा जो उपभोक्ता है वो कब संतुलन में होगा, जब आपका जो बजट लाइन और जो आपका आईसी कर्व है वो एक दूसरे को टच करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आईसी कर्व का स्लोप जो है, आप कहेंगे कि आईसी का स्लोप जो है वो इक्वल हो किसके, बजट लाइन के स्लोप के, तो भी आपका जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, आईसी कर्व का स्लोप क्या होता है, एम यू एक्स बाय एम यू वाई इज इक्वल टू, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, पी एक्स बाय पी वाई। दोनों ही नेगेटिव साइन होते हैं, तो नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ कैंसिल हो जाता है। इसलिए आप ये जब देखेंगे कि ये यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे कि ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि एम यू एक्स ये ऊपर से इधर नीचे आ जाएगा बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई इज इक्वल टू पी वाई। यस, तो आप कहेंगे कि ये जो कंडीशन है ये हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी कहता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हियर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, क्या कहता है। कहता है इक्विलिब्रियम occurs when the ratio of marginal utility to price is equal for all goods consumed। संतुलन तब होता है जब खपत की गई सभी वस्तुओं के लिए सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहते हैं द शेप ऑफ ए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व इज, जब यूनिटरी आ जाए तो इसका मतलब है इकाई के समान, इकाई के समान, इकाई के समान का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो इकाई लोचदार मांग वक्र का आकार होता है। तो आपको पता है कि इकाई के समान जो होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के डिमांड कर्व के, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी होती है, डिमांड इलास्टिसिटी होती है, लोच होती है, वो एक होती है। तो आप यहाँ कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, आयताकार अति प्रबल्य। ठीक है ना, यहाँ हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इकाई लोचदार मांग वक्र जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशंस को। क्या कहता है, इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड the total expenditure remain constant at all prices forming the specific shape। ठीक है ना, इकाई लोचदार मांग में सभी कीमतों पर कुल स्थिर जो व्यय है वो क्या रहता है, विशिष्ट आकार बनाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो कर्व होता है आपका, आपको पता है कुल व्यय स्थिर है ना, तो यानी कि आप कहते हैं कि AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसी को आप जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए है तो एएफसी कर्व को ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है जिसके हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक के समान रहती है, इकाई के समान रहती है। और आपको पता है जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक होती है, उस पॉइंट पर आपका जो एम आर, यानी कि ये आप देखते हैं ए आर इज इक्वल टू डी डी, है ना, ए आर इज इक्वल टू डी डी। जब ए आर की इकाई क्या है, 1 है, तो आप ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एम आर है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ जो मैं कंसेप्ट करवाने जा रहा हूँ, तो ऐसे में जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका ये है और इसके हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या है, 1 है, तो एम आर कर्व आपका जो है वो ओ एक्स के ऊपर होता है, 0 होता है, यहाँ होगा इसके ऊपर एम आर कर्व। ठीक है ना, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच फैक्टर लीड्स टू ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है ना, कौन सा कारक मांग वक्र में खिसकाव का कारण बनता है। तो आपको पता है कि खिसकाव का मतलब होता है शिफ्ट करना, एक जो डिमांड कर्व है वो आगे की या पीछे की ओर ले जाना। ठीक है ना, यहाँ मैं छोटा सा डायग्राम आपके लिए बना करके दिखा रहा हूँ, इसको आप समझेंगे कि ये सपोज कीजिए कोई हमारा जो है वो डिमांड कर्व था डी डी,
या तो ऊपर की तरफ D1 हो जाए या पीछे की तरफ D2 हो जाए। ये दोनों ही तरीकों में जो है डिमांड जो है वो शिफ्ट हो रही है, या तो बैकवर्ड शिफ्टिंग हो सकती है या फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो सकती है। लेकिन ये होगी किस वजह से, जब जब डिमांड जो कर्व है उसकी खुद की कीमत में बदलाव न होकर के अन्य कारणों में बदलाव होता है, इस वजह से होती है। तो ये कहते हैं कि कौन सा जो है वो कारण बनता है, तो कहते हैं चेंज इन ऑन प्राइस। आप कहेंगे नहीं, खुद के प्राइस पे से जब चेंज होता है तो जो है वो संतुलन होता है, मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आप कहेंगे कि यस ये हो सकता है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप कहेंगे कि बी जो है हमारे यहाँ ज़्यादा सुटेबल है। चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उनकी वजह से जो है आप ये कहेंगे कि डिमांड कर्व में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है डिमांड फॉर सॉल्ट इज यूजुअली, नमक की मांग आमतौर पर होती है। तो देखिए दोस्तों कि आपको पता है नमक जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हम जब भी कोई व्यंजन बनाते हैं तो नमक जो है उसमें सबसे प्रमुख जो है भूमिका अदा करता है। और इसलिए नमक के रेट चाहे कितने भी क्यों ना बढ़ जाएँ, लेकिन हमें नमक जो है वो उसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि वो हमारे लिए एक नेसेसिटी गुड है, ठीक है ना? नेसेसरी गुड होने की वजह से जब उसके प्राइसेज़ बढ़ेंगे भी, तब भी हम उसकी डिमांड जो है वो कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्राइस का नमक की डिमांड पर प्रभाव जो है वो न के बराबर होता है, ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे कि भई प्राइस अगर बढ़ेगा तो नमक की डिमांड जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक हो जाएगी। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनइलास्टिक, ठीक है? क्योंकि नमक हमारे लिए क्या है? नेसेसरी गुड है, ठीक है? चलिए देख लीजिए, साल्ट इज़ ए नेसेसिटी विद नो क्लोज़ सब्स्टिट्यूट, सो प्राइस चेंज डू नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इट्स डिमांड, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व वाज पॉपुलराइज्ड बाय, तो आपको पता है कि ये जो तटस्थ वक्र का जो अवधारणा है वो किसने दी थी, तो आप मेरे को कमेंट में लिख करके बताएंगे कि आईसी कर्व जो है वो दिया किसने, गिवन बाय, ये आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पॉपुलर किया था इसको हिग्स और एलन ने, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ राइट हो जाता है, हिग्स एंड एलन, ठीक है। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्या कहता है। जे आर हिग्स एंड आर जी टी एलन, they introduced the ordinal utility approach using inference curve as an alternative to the Marshall cardinal approach, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव द गुड इज, ये ध्यान करना है, क्या कहा है कि इनकम इलास्टिसिटी जो है वो डिमांड की वो नेगेटिव है। यानी कि जैसे-जैसे इनकम बढ़ रही है, वैसे-वैसे हम उस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसी जो गुड होती है, वो हमारी इंफीरियर गुड की कैटेगरी में आती है। निम्न कोटि की वस्तुएँ, घटिया वस्तुएँ आप उनको बोल सकते हैं। यहाँ पर बी जो है हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, इंफीरियर गुड, निम्न कोटि की वस्तुएँ जो हैं हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as more unit are consumed, MU is, ठीक है ना? तो कहता है हौसमान या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे-जैसे अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है, वैसे-वैसे MU जो है वो क्या होती जाती है? घटती चली जाती है। तो आपको पता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कांसेप्ट है ये दिया था गोसेन ने, और इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना? और ये नियम कहता है कि जैसे-जैसे हम एक वस्तु का इस्तेमाल करते जाते हैं, उससे मिलने वाली हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ राइट हो जाएगा, डिक्रीज़ेज़, घटती है। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज, मैंने आपको बताया था कि m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। तो आप कहेंगे कि हम यहाँ ले आएंगे पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे कि वाई, पी वाई को हम इधर ले आते हैं तो वाई इज इक्वल टू m
एम बाई पी वाई माइनस माइनस तो पीछे हो गया पी एक्स बाई पी वाई इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका जो है वो शिफ्टिंग पैरामीटर है और ये आपका जो है वो स्लोप है। हम कहेंगे कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज पी एक्स बाई पी वाई माइनस पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, कई बार आपको ये माइनस जो है वो देखने को मिल जाता है, कई बार जो है ये नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ आपको जो है वो माइनस साइन जो है वो इग्नोर किया गया है, तो आप कहेंगे पी एक्स प्लस पी वाई, आप कहेंगे नहीं पी एक्स बाई पी वाई यस, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ देखना है कि पी एक्स ऊपर है, पी वाई जो है वो हमारा नीचे। ठीक है, ठीक है, चलिए बी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, टू इंडिफरेंस कर्व। तो आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर यूटिलिटी। ठीक है ना, वो कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को नहीं काटता क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि वो एक दूसरे को भी नहीं काटते, यानी कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये इसके अजम्पशन से ही ये क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक्सपेंशन इन डिमांड इज कॉज बाय, मांग में विस्तार किसके कारण होता है। तो आपको पता है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है डिमांड में, ठीक है ना, वो होते हैं वस्तु की खुद की प्राइस की वजह से। यानी कि जब हम देखते हैं ऐसे, जब आप इसको देख लीजिए, जब आप देखते हैं कि ये डिमांड कर्व है हमारा, हम कहते हैं कि इस प्राइस पे हम ये क्वांटिटी ले रहे थे और इस प्राइस पे हम जो है ये क्वांटिटी ले रहे थे, यानी कि ए और बी पर आ जाते हैं। जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। यानी कि जब हम ए से बी पर आएंगे तो बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड, जब हम बी से ए पर जाएंगे तो हम डिमांड को कम कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो खुद की प्राइस जब कम होती है तो एक्सपेंशन होता है, जब खुद वस्तु की कीमत बढ़ती है और डिमांड कम होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी कहता है फॉल इन प्राइस ऑफ द गुड, यानी कि वस्तु की खुद की कीमत में गिरावट। तो हम कहेंगे कि यस, यहीं से हमारा जो है वो एक्सपेंशन इन डिमांड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है वेबलन गुड्स आर दोज फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज व्हेन। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान करना है, वेबलन गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिनकी इनकम बढ़ने पर मांग बढ़ती है। ठीक है ना, क्लियर है बात। ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे कि इनकम बढ़ेगी यानी कि प्राइस बढ़ने से जिनकी हम डिमांड बढ़ाते हैं, दैट इज वेबलन गुड्स। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा ठीक हो जाता है। प्राइसेस राइजेज यानी कीमत बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं वेबलन गुड्स। ठीक है, चलिए यहाँ आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि वेबलन गुड का मतलब होता है कि स्टेटस सिंबल गुड्स होती हैं। ठीक है ना, स्टेटस सिंबल गुड होती हैं लाइक डायमंड्स वेयर हायर प्राइस अट्रैक्ट मोर बायर्स। जहाँ पर ज़्यादा जो कीमतें हैं वो ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती हैं। ठीक है ना, स्टेटस सिंबल होती हैं, यानी कि समाज में प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जिनको हम बोल सकते हैं। लोगों को दिखावा करने की जो आदत है, इसलिए वो क्या करते हैं, महंगी वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूज्ड टू मेजर इलास्टिसिटी एट। बिंदु लोच उपयोग लोच मापने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि पॉइंट मेथड जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा ऐसे कि रेखा का निचला भाग डिवाइड बाय रेखा का ऊपरी भाग। ठीक है ना, तो जब भी हम किसी विशिष्ट बिंदु पर यानी कि मांग की किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व पर जब हमको इलास्टिसिटी जो है वो मेजर करनी होती है, तब हम जो है वो पॉइंट इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। ठीक है ना, इसको जब हम मेजर करेंगे तो हम मापेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले से। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को क्या कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वाज गिवन बाय। ठीक है ना, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है वो हमारा किसने दिया। ठीक है, तो आपको पता ही है दोस्तों कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो हमारा दिया है डॉक्टर मार्शल ने, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो द डिमांड इज।
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब जीरो होती है तो आप देखते हैं कि हम आपको बता देता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आपकी ये हो, तब आप कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या है, जीरो। यानी कि डिमांड क्या है हमारे, इन इलास्टिक, या मैं कहूँ कि परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एन इंडिफरेंस मैप इज ए, ठीक है ना। तटस्थता मानचित्र जो है वो क्या है, आपको पता है कि तटस्थता मानचित्र का मतलब है, हम जब कहते हैं, जब हम बहुत सारे आईसीज को ऐसे पढ़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो तटस्थता इंडिफरेंस मैप है, तटस्थता मानचित्र है। यानी कि बहुत सारे आईसी का समूह, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कलेक्शन ऑफ आईसी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ आप इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कहता है कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन, उपभोक्ता अधिशेष किसके बीच का अंतर है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि जो मैं देना चाहता हूँ और असल में जो मैं देता हूँ, ठीक है ना, इनका डिफरेंस। यानी कि सपोज कीजिए आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, और बाहर आप देखते हैं कि पुतले लगे हुए होते हैं, उनमें अच्छी अच्छी ड्रेसेस जो है वो उनको पहना करके खड़े किए होते हैं, ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट, आप अट्रैक्ट हो गए किसी पुतले की ड्रेस को देख कर कि ये ड्रेस जो है वो मैं खरीदूंगा, ठीक है। और आपने ये डिसाइड कर लिया मन ही मन में कि भाई ये जो ड्रेस है, अगर इसकी की कीमत जो है वो 2,000 रुपये तक की हुई तो मैं इसको खरीद लूँ। ठीक है, आप उस दुकान के अंदर एंटर किया, आपने आपने जाकर के कहा कि वो जो पुतले ने पहन रखा है वही ड्रेस जो है आप मेरे को ले आइए, ठीक है। तो वो सामने रख देता है, और जब वो सामने रखता है और वो आप उससे पूछते हैं कि ये हाउ मच, कितने की है, और वो कह देता है कि ये तो 1,400 रुपए की है, 1,500 रुपए की है, तो आप जो है उसको पटाख से 1,500 रुपए दे देते हैं, क्योंकि आप देना 2,000 रुपये चाहते थे और एक्चुअल में आप पे कर रहे हैं वो 1,500 रुपये पे कर रहे हैं। यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का 500 रुपये, वो आपकी जो है वो क्या है, कंज्यूमर सर्विस। ठीक है, तो प्राइस विलिंग टू पे जो है, और प्राइस एक्चुअल टू पे, ठीक है ना। प्राइस एक्चुअल पे यानी कि एक्चुअल कीमत जो आपने भुगतान की और जो आप भुगतान करना चाहते थे, उनका जो डिफरेंस है वो आपका कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, प्राइस विलिंग टू पे एंड एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ ए जो है आपका करेक्ट हो जाता है। आप इसके जो आंसर और एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कहता है फॉर ए नॉर्मल गुड द इनकम इफेक्टिव, ठीक है ना। तो नॉर्मल वस्तुओं के लिए आप देखते हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप नॉर्मल वस्तुओं को जो है वो ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप घटिया वस्तु को छोड़ेंगे, लेकिन नॉर्मल जो गुड है, सामान्य वस्तुएँ हैं, उनकी उनकी जो डिमांड है वो आप बढ़ा देते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इनकम इफ़ेक्ट जो होता है नॉर्मल गुड के लिए वो पॉज़िटिव होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, पॉज़िटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है? चलिए यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। कहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव, पूरक वस्तुओं में होती है। तो आपको ये ध्यान करना है, पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो दो वस्तुएं मिलकर के एक काम को पूरा करते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक की डिमांड जो है वो दूसरे की डिमांड बनाती है, जिसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, ठीक है ना। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिट डिमांड पढ़ते हैं। ध्यान कर लेना है दोस्तों, कंपोजिट डिमांड का कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है ना। कि क्यों, क्योंकि हम अगर सुई की डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि धागा जो है वो डिमांड में आने, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि अगर हम कार खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि कार की डिमांड बढ़ेगी, तो यानी कि पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी कहलाएगी कंपोजिट डिमांड, ठीक है। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो एक की डिमांड बढ़ने से आप ये कहेंगे कि दूसरे की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। चलिए रहे बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो यानी कि एक की प्राइस बढ़ेंगी तो दूसरे की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, क्योंकि एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड वो उस पर जो है वो विपरीत प्रभाव डालती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स, मांग का नियम यह मानकर चलता है, क्या मानकर के चलता है,
मांग का नियम यह मान करके चलता है कि अन्य बातें समान रहने पर, है ना, वस्तु की कीमत बदलने से, ठीक है ना, वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। यही तो मांग का नियम है। तो आप कहेंगे कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ये देखो प्राइस ऑफ द गुड चेंज, यानी कि गुड का प्राइस चेंज होता है, यस, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, आप कहेंगे यस, ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों जो है यहाँ करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 24 क्या कहता है, कहता है व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 द डिमांड इज सेड टू बी, है ना। तो यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तो आप ये कहेंगे कि उसको हम जो है परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक डिमांड कहेंगे, है ना। इलास्टिसिटी यूनिटरी का मतलब होता है इलास्टिसिटी जो है वो 1 के बराबर है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है इलास्टिसिटी जो है वो 0 के बराबर है। और इनइलास्टिक, और ये एक ही बात इन्होंने लिख दी है, ये भी जो है 0 होता है, लेकिन लोचदार मांग का मतलब होता है कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है कि इलास्टिक है, लोचदार मांग इसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो मांग की लोच जब हम पढ़ते हैं तो मांग की लोच में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम पढ़ते हैं कि मांग की लोच जो है वो, देखो, कीमत से आप जब मेजर करते हैं तो आप कहेंगे कि 3 प्रकार की कीमत लोच पाई जाती है, लेकिन जब मांग की लोच की बात करेंगे तो 5 प्रकार की लोच होती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी जो है वो आप कहेंगे जब इन्फिनाइट होगी तो आप डायग्राम बनाते हैं ये वाला, ठीक है। जब इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तब आप जो डायग्राम बनाते हैं फ्लैट, ठीक है। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 होती है तब आप बनाते हैं ऐसा, ठीक है। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती तो आप इसको थोड़ा सा और जो है स्टीप बनाते हैं, ठीक है। और जब इलास्टिसिटी जो है वो 0 होती है तो आप इसको x के पैरेलल कर देते हो, y के पैरेलल कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप ये 500 जो है वो डिमांड इलास्टिसिटी जो है वो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 25 क्या कहता है, कहता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज, ठीक है ना। कहता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी, जब कब तक इंक्रीज करती है, जब तक आपका एमयू पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ आप ये ध्यान कर लेना, ये देखिए ये डायग्राम जो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ, जब हम टोटल की बात करते हैं तो यहाँ तक टोटल जो है वो बढ़ रहा है, उसके बाद टोटल जो है वो गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो इससे ही हम ये कहते हैं कि ये ले आते हैं हम, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो एमयू को करते हैं, ये एमयू हम कहते हैं कि ये एमयू 0 हो गई जब टोटल जो है हमारा मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका टीयू जो है वो बढ़ा है, कब, जब एमयू आपका क्या रहा, पॉजिटिव रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ करेक्ट हो जाता है, जब एमयू पॉजिटिव होता है तो टीयू हमारी बढ़ती है, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर सीयूटी इकोनॉमिक्स एग्जाम। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज 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 कमेंट में जरूर लिखें। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। और पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।